Hello students, good evening to all of you and I hope आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं अभी का जो सिचुएशन चल रहा है वो कोविड पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है। हम लोग की पढ़ाई भी रुकनी नहीं चाहिए। एग्ज़ाम भी सर पे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हमारे डिलेड भी हैं, उसकी तैयारी भी करनी है, अच्छी तैयारी करनी है, विस्फोटक रूप से करनी है, आप जानते ही हो। तो तैयारी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें पर आपको अमल करनी पड़ती है। आप में एक कंटिन्यूटी का होना बहुत ज़रूरी है और रूटीनली आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ख़ास करके हम ये कहना चाहेंगे कि आप ये बताओ कि आप सबसे पहले इंश्योर करो कि आप पेन एंड पेपर लेकर बैठ गए हो और जब भी मेरा लेक्चर वीडियो आप देखें तो पेन एंड पेपर आपके साथ में होना चाहिए। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक वीडियो अपलोड्स करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जब वीडियो अपलोड्स होते रहेंगे, जब आपको ये बेनिफिट मिलेगा तो आप उसको रेगुलरली आप उसको वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। ये मुझे उम्मीद भी है, मुझे विश्वास भी है और ये ऐसा आप करेंगे आपको पर डे का लेक्चर वीडियो आपको मिलता चला जाएगा। तो आज हमारा सेकंड वीडियो है। जैसा कि मैंने पहला वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूँ, लेकिन मेरा वो इंट्रोडक्शन एंड मोटिवेशनल वीडियोस था। मैं बहुत सारे ऐसे चीज़ें आपको कुछ टेक्निक के रूप में, बहुत सारे स्ट्रेटजी के रूप में मैं आपको देता चला जाऊँगा क्लास में। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और कैसे हम लोग इसको अच्छी तरह से समझे और ऐसा लगे कि हम लोग जैसे क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में हम और आप एक दूसरे से इंटरेक्टेड है, उस तरह का फीलिंग्स आना चाहिए और वैसा फीलिंग देने की कोशिश मैं करूँगा। और मेरे क्लास को आप, मेरे लेक्चर्स को आप ज़रूर से ज़रूर देखेंगे, वॉच करेंगे और ध्यान से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियोस है वो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर 2 है। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर 2 का ये पहला चैप्टर तो सॉलिड स्टेट है, दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो हम सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लेकर के आए हैं। सॉलिड स्टेट भी आपको लेके आएंगे, बहुत जल्द लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग को एक ऐसा बनाया जाता है कि जिस तरह से हम लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको समझ में आना चाहिए। और कुछ ऐसे जो चैप्टर्स होते हैं जो एक को रिलेटेड होते हैं, हमारे कुछ 11 से, जैसे स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड है तो उसमें हमें लिक्विड एंड गैस का पढ़ना होता है, तो वहाँ पर हम सॉलिड स्टेट भी लेकर के चलते हैं। लेकिन मैं बीच में आपका वीडियो सॉलिड स्टेट का भी लेके आऊँगा, उसका फुल लेक्चर का वीडियोज आपके सामने मिलेगा। और अभी मैं स्टार्ट करता हूँ आज चैप्टर 2 सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। इसमें जनरली ये जानना है, आपको बड़ा सोच करके अजीब सा लगेगा कि जो 9th क्लास में हम लोग पढ़ते आए हैं कि एक्चुअली सॉल्यूशन होता क्या है एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग नहीं जानते थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो सॉल्यूशंस जो आपके बारे में, ट्रू सॉल्यूशंस जिसको कहेंगे, सॉल्यूशन के बारे में जो बताया है वो हमारे फाउंडर कौन थे। ये सॉल्यूशन जो आपको आया है ये हमारे मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द फील्ड, मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द फील्ड, जिन्हें हम फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ, वी कैन से फाउंडर ऑफ सॉल्यूशन केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन केमिस्ट्री, ये फाउंडर ऑफ सॉल्यूशन केमिस्ट्री जो है हमारे, वो हमारे बहुत ही ऑनरेबल पर्सन, वो राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स फ्रैंकिसो मैरी के नाम से जाने जाते हैं। राउल्ट फ्रैंकिसो मैरी, राउल्ट फ्रैंकिसो मैरी, जो कि इन्होंने
सॉल्यूशन केमिस्ट्री के बारे में डिस्क्राइब किया था। हम लोगों ने इनके जर्नल के थ्रू जब गया था, बहुत सारे जर्नल्स, चूंकि आई एम ऑल्सो द रिसर्च स्कॉलर, तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है कभी नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर जर्नल पब्लिश करने के लिए। तो इनके जर्नल के थ्रू मैं जब गुजर रहा था तो मुझे लगा कि इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट दिया है और क्या इन्होंने अपना कंक्लूजन दिया है सॉल्यूशन केमिस्ट्री में, वो दिया है खास करके इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इनका बेसिक थीम था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझाना, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझाया किस रूप में, तो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोगों का ये जो इनका मेन थीम था वो क्या था कि जब भी कोई हम सॉल्यूट किसको कहते हैं, जो डिजॉल्व करता है किसी सॉल्वेंट कंपोनेंट में, तो सॉल्यूट जो डिजॉल्व करता है, और वो सॉल्यूट की इन्होंने लिया था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो वेपराइज ना हो, वो सॉल्यूट को इन्होंने लिया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को लिया था जो वेपराइज ना हो। और सॉल्वेंट क्या इन्होंने लिया था, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सच एज अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा व्हाटएवर, एसीटोन व्हाटएवर। तो इन्होंने कोई सॉल्यूट लिया था नॉन वोलेटाइल और उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्रिएट किया था, और उसकी फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग इन्होंने देखा था कि जो प्योर कंपोनेंट जो खास करके सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उनका फ्रीजिंग पॉइंट हायर होता है रादर देन उस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन उसमें सॉल्यूट को लेकर के बनाया गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट में लगातार लोअरिंग दिखने को मिला, और वो लोअरिंग जो फ्रीजिंग पॉइंट्स का हुआ वो ड्यू टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के कारण। तो इन्होंने कोरिलेशन लेके चला था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। तो वो चीज हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में समझ में आता है। आपको मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हर टॉपिक आपको मजा आएगा, जो चीज आप नहीं भी जानते होंगे वो चीज आपको सीखने का मौका मिलेगा मेरे लेक्चर वीडियोस में। आप जरूर ध्यान से दिल पे हाथ रख करके, दिमाग को कंसंट्रेट करके, और मेरे से नजरों को आप नजरें मिला करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही बेहतर मिलेगा, बहुत ढंग से मिलेगा। और मैं ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ, ये तो मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर है, और जैसा आप समझ सकते हो कि मैं क्या दूंगा क्या नहीं दूंगा। ओके, तो हम लोग अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन में पढ़ना क्या है, सॉल्यूशन कहते किसको है। ये तो मैं समझ गया कि ये सॉल्यूशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिनके फाउंडर रॉल्फ फ्रैंकिशो मैरी थे। ठीक है, अब हम लोग को डेफिनेशन से समझना है कि सॉल्यूशन कहते किसको है। बच्चे लोग थोड़ा इसको आप नोट कर लिए होंगे, तो काइंडली मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। राइट, तो हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, बहुत सारे बच्चे हमें जानते हैं कि सर सॉल्यूशन भी एक प्रकार का मिक्सचर है। नो डाउट, सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है। मिक्सचर आप लोग जानते हो, मिक्सचर 9th क्लास में पढ़े हैं कि जब टू और मोर सबस्टांसेस mixed up together in any proportion is called mixture. It's called mixture. जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिला दिया जाए, कंप्लीटली मिला दिया जाए, तो उससे जो बना हुआ कोई नया सब्सटेंस आपको दिखेगा, तो उसे हम मिक्सचर के नाम से जानेंगे। उसे हम क्या जानेंगे? मिक्सचर के नाम से जानेंगे। क्लियर है? अब मिक्सचर में भी हमारे पास अलग अलग मिक्सचर नजर आते हैं। यदि हम इनको बाय नेचर समझें तो दो प्रकार के मिक्सचर हमें समझ में आता है, एक होमोजेनियस और दूसरा हेटेरोजेनियस। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग में लेके चले
एक चीज को डेफिनेशन देने से पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं, खास करके इस सॉल्यूशन के बारे में जो हम इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं उस पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सॉल्यूशन है क्या। पहले उसे जानने से पहले मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा समझ लें। हमारे पास यदि हम इसको सॉल्यूशन के नेचर पे चलते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा, मिक्सचर के नेचर पे हम लोग चलते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा। यहां पर मैंने एक पार्टिकल का साइज लिया है, पार्टिकल का साइज लिया है 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे कंपोनेंट्स जिनके कंपोनेंट्स का पार्टिकल का साइज ये मैंने लिया है। एक रेंज मैंने लिया है 10⁻⁷ मीटर। ये साइज ऑफ पार्टिकल्स, तो साइज ऑफ पार्टिकल्स का रेंज मैंने लिया 10⁻10 मीटर एंड 10⁻⁷ मीटर। यदि मैं ये बोलूं कि इस साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स 10⁻10 मीटर से छोटा या बराबर हो, 10⁻10 मीटर से छोटा या बराबर हो, तो बहुत ही माइक्रो साइज्ड पार्टिकल्स हो गया ये। तो माइक्रो साइज्ड पार्टिकल्स का जब मिक्सचर आप लोगे तो वो आपका कंप्लीटली होमोजीनियस मिक्सचर होगा, कंप्लीटली होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। लेकिन यदि आप लेते हैं कि साइज ऑफ पार्टिकल्स इनसे बड़ा हो, मतलब 10⁻10 मीटर से बड़ा हो, ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल्स 10⁻10 मीटर से बड़ा हो लेकिन 10⁻7 मीटर से छोटा हो। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल 10⁻10 मीटर से बड़ा हो बट साइज ऑफ पार्टिकल्स 10⁻7 मीटर से छोटा हो, तो फिर आपको यह समझना है कि इन बिटवीन रेंज के जो पार्टिकल्स होंगे वो किस प्रकार के मिक्सचर में दिखने को मिलेंगे और वो किस प्रकार के मिक्सचर को क्रिएट करेंगे। तो हमें ऐसा मिक्सचर को भी समझ में आता है कि सिम्स टू बी होमोजीनियस मिक्सचर बट इट इज रियली हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम लोग आगे आएंगे कि होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, आगे हम चलेंगे, चिंता मत कीजिए। आपको लोग लग रहा होगा कि ये होमोजीनियस के बारे में सब बताया नहीं, हेट्रोजीनियस के बारे में बताया नहीं, तुरंत हम पहुंचने वाले हैं। तो सिम्स टू बी होमोजीनियस मिक्सचर बट इट इज रियली हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम लोग ये भी देखते हैं कि साइज ऑफ पार्टिकल्स यदि कंपोनेंट्स का 10⁻10 मीटर से 10⁻7 मीटर के बराबर या इससे बड़ा हो, इसके बराबर हो या इससे बड़ा हो, तो यदि साइज ऑफ पार्टिकल्स इनसे बड़ा भी हो, ठीक है, और बराबर भी हो, तो हम लोग ये लेके चलेंगे कि ठीक है, इनसे ये लेंगे। एक सेकंड, मैंने यहां पर थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। साइज ऑफ पार्टिकल 10⁻10 मीटर से बड़ा है लेकिन साइज ऑफ पार्टिकल 10⁻7 मीटर से छोटा होना चाहिए, ये सही है। और यहां जब यदि 10⁻7 मीटर से हम बड़ा ले लें, साइज ऑफ पार्टिकल्स 10⁻10 मीटर से बड़ा और 10 या बराबर हो 10⁻7, साइज ऑफ पार्टिकल्स 10⁻7 मीटर से बड़ा या बराबर हो, तो फिर जो ये रेंज आपको दिखाई दे रहा है मिक्सचर का, वो कंप्लीटली हेट्रोजीनियस होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा।
मतलब हम लोग ये समझ लें कि इन दोनों के बीच का पार्टिकल के साइज के बीच का रेंज का जो भी मिक्सचर समझ में आ रहा है वो हमें देखने में तो होमोजीनियस दिख रहा है, बट रियली में वो हेट्रोजीनियस है। लेकिन यदि हम इस 10⁻⁻10 मीटर से बहुत ही छोटा ले लें, माइक्रो साइज्ड पार्टिकल्स ले लें या उसके लगभग बराबर ले लें, तो कंप्लीटली होमोजीनियस दिखेगा। और यदि साइज ऑफ पार्टिकल 10⁻⁷ मीटर से बड़ा हो या उसके बराबर हो, बराबर भी लो या उससे बड़ा हो, तो हमें कंप्लीटली हेट्रोजीनियस मिक्सचर दिखेगा। लेकिन सवाल है कि होमोजीनियस मिक्सचर कहते किसको है? होमोजीनियस मिक्सचर मैं बोलता हूं दोस्त कि ऐसे मिक्सचर्स को जो 2 और मोर कंपोनेंट जब मिक्सअप होते हैं तो उनके मिक्सिंग इस तरह से होते हैं, इंटरमिंगलिंग मिक्सिंग होते हैं, और वो इंटरमिंगलिंग मिक्सिंग होने के कारण उनका एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट नजर आता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट रखे। हम लोग डिस्कस करेंगे, आ रहे हैं, मैं आ रहा हूं उस जगह पर, कैसे होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग डिफाइन करेंगे। दूसरा, जैसे आपने एग्जांपल लिया सॉल्ट इन वाटर को, सॉल्ट को आप वाटर में लेंगे, ठीक है, आपके सामने है, देखिए ये क्या दिख रहा है, प्योर सॉल्वेंट। आपके सामने मैंने क्या लिया है, 1 लंप ऑफ शुगर। 1 लंप ऑफ शुगर को मैंने इसमें डाल दिया। अब मैंने डालने के बाद इसको थोड़ा सा सेक किया, स्टीयर किया। सपोज कर लो ये ग्लास रॉड है, हालांकि ये ग्लास रॉड नहीं है, इसको आप सपोज कर लो कि ये ग्लास रॉड है। मैंने ग्लास रॉड से इसको स्टीयर किया, स्टीयरिंग कर रहा हूं मैं इसको, कंप्लीटली मैंने स्टीयरिंग किया, ठीक है। तब तक मैं स्टीयरिंग कर रहा हूं इसको, तब तक स्टीयरिंग कर रहा हूं जब तक मुझे इसके थोड़े जो पार्टिकल्स जो नजर आ रहे थे पेंदी में बैठे हुए वो नजर ना आए। कहने का मतलब ये एक कंप्लीट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट दिखा दे। अब देखिए आपके पास मैंने सॉल्यूशन लिया, दिस इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने इसमें जो सॉल्वेंट था वो वाटर था और सॉल्यूट क्या था, मैंने शुगर लिया था। और जब इसको मैंने डिसॉल्व किया तो विद इन अ सर्टेन लिमिट इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, जो खास करके जो डिसॉल्व कर रहा है यानी कि शुगर, वो अपना कंपोजिशन को चेंज कर लिया। कंपोजिशन को चेंज कर लिया विद इन ए सर्टेन लिमिट। हमने इसको ज्यादा देर तक स्टीयरिंग नहीं किया, बहुत थोड़े समय के लिए स्टीयरिंग किया और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टीयर किया। अब विद इन द सर्टेन लिमिट ये अपने आप को क्या कर लिया, कंप्लीटली डिसॉल्व कर लिया, अपने कंपोजिशन को चेंज कर लिया। पार्टिकल का साइज जो बड़ा था वो नंगे आंखों से मेरा दिखाई दे रहा था, आपको भी दिखाई दे रहा था, है ना, नंगे आंखों से दिखाई दे रहा था। और अब जब ये अपना कंपोजिशन चेंज कर लिया, जब ये कंप्लीट होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया, तो क्या आपको वो पार्टिकल जो पार्टिकल्स थे जिनका साइज बहुत छोटा हो गया, क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन नजर आ रहा है जो केवल थ्रू आउट, मैं देखूं जहां तक मुझे वाटर नजर आ रहा था वहां तक अब सॉल्यूशन नजर आ रहा है, थ्रू आउट ये सॉल्वेंट के कंपोजिशन में नजर आ रहा है। अब तुम बोलोगे कि सर इसमें शुगर गया आखिर कहां, राइट, शुगर आखिर गया कहां इसमें? शुगर कहीं नहीं गया, हवा में नहीं उड़ गया, मैंने इसको पी नहीं लिया, ये कहीं मैंने उधेल नहीं दिया, शुगर इसी के अंदर है। लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनमें जाकर के ये सेटल कर गया, क्योंकि उनका जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो बहुत ही अत्यंत छोटा हो गया है, जो इस रेंज के मतलब कह सकते हैं कि 10⁻⁻10 मीटर से और छोटा हो गया हो, लगभग इतना हो गया होगा, तो भी ये इंटरमिंगल कर गया कंप्लीटली, या इससे भी छोटा हो गया होगा, तो इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच, उसमें जाके गैप में बैठ गया है। ये ऐसा कि 9th क्लास में भी हम लोग सीखे हैं। तो चलिए, ये तो एक कंप्लीट यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट दिखा, जिसमें हमें एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से इंटरमिंगल कर गया है। इंटरमिंगल का मतलब पूर्णतः आंतरिक रूप से मिल जाना, आंतरिक रूप से मिंगल हो जाना, मिक्सअप हो जाना, मिल जाना, तो उसको बोलते हैं इंटरमिंगल। तो चलिए, ये तो एक कंप्लीट ट्रू सॉल्यूशन तैयार हो गया। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि ट्रू सॉल्यूशन कैसे बना।
तो यह एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो ट्रू सॉल्यूशन का होता है, ठीक है। जो कंप्लीटली होमोजीनियस मिक्सचर होगा जो ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा, जिनके कंपोजिशन को हम एक सर्टेन लिमिट तक वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। विद इन अ सर्टेन लिमिट दे कैन बी वेरीड। यदि हम लेके हैं ऐसा भी एक मिक्सचर आपके सामने पेश करेंगे, जैसे आपने दूध लिया, मेरे पास तो अभी दूध कहीं और जगह होगा, बट आप इमेजिन कर लो कि आपके ग्लास में दूध भरा हुआ है। जस्ट यू इमेजिन दैट, इसमें मिल्क भरा हुआ है। इमेजिन करने में कुछ नहीं लगा है, तो यह इमेजिन कर लो कि इसमें मिल्क भरा हुआ है। अब इस मिल्क को देखो, आपको मिल्क चारों तरफ से मिल्क ही नजर आएगा जब आप इस ग्लास में लेंगे। तो आप इसको भी कह सकते थे होमोजीनियस मिक्सचर, कह सकते थे ना कि सर ये तो होमोजीनियस ही होगा, फिर यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट रख रहा है, चारों तरफ मिल्क ही दिखाई दे रहा है। लेकिन नहीं, जब इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूगिंग करेंगे जब इसमें, तो इनके जो अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज हैं, खास करके बटर, चीज, और डिस्पर्स्ड फेज जो लेसर इंग्रेडिएंट में अवेलेबल था वो अलग हो जाएगा, और जो इसके अंदर बच जाएगा, छाछ जिसको बोलते हो, स्किम्ड मिल्क जिसको बोलते हो, जिसको आप टोन्ड फ्री बोलते हो, वो अलग हो जाएगा। तो इसके ऊपर में जो बटर है वो बाहर निकल गया, या चीज है वो बाहर निकल गया जब इसको सेंट्रीफ्यूगिंग किया तो, और बच गया क्या, स्किम्ड मिल्क। जब दोनों कंपोनेंट्स को मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन कराया तो इसको सेपरेट आउट कर लिया, तो ये हमारा अब होमोजीनियस नहीं कहलाया। दिखने में तो होमोजीनियस लग रहा था, बट रियली में ये मिल्क हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो दिस इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, मैं एग्जांपल से समझूंगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो जो दिखने में होमोजीनियस मिक्सचर रहे और वो होमोजीनियस नहीं हो बल्कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाए, तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन है। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूं। मैं बाहर से तो कीचड़ नहीं ला सकता ना आपके सामने, या कोई पैड्रेटिक कफ सिरप, यानी जो बच्चों के लिए सस्पेंशन होता है जिसमें लिखा रहता है कोरेक्स कफ सिरप है तो लिखा रहेगा पैड्रेटिक सस्पेंशन, कफ सिरप में लिखा रहता है, और उसमें एक लाइन और लिखा रहता है, सेक वेल बिफोर यूज इट। अच्छी तरह से उसको मिला लीजिए, हिला लीजिए, डोला लीजिए, उसके बाद उसको यूज कीजिए, सेक वेल बिफोर यूज इट। तो हम एक इसको इमेजिन कर लेते हैं कि यह सस्पेंशन है, जिसमें मुझे यहां पर पेंदी में कुछ जो आपके सॉलिड मटेरियल्स बैठे हुए दिखते हैं, और ऊपर में सिरप जो होता है जिसको आप बोलते हैं सॉल्वेंट, वो ऊपर में रहता है, और जितना इसमें मेडिसिन है, मेडिसिनल जो कंपोनेंट्स हैं वो नीचे रहता है। अब इसको मैं देखूंगा, एकदम स्थिर कर दूंगा, कंप्लीटली स्टेशनरी कंडीशन में रखेंगे, तो एक लेयर नीचे भी दिखेगा सॉलिड का, और इसके ऊपर में एक लेयर दिखेगा लिक्विड का। दो डिस्टिंक्ट लेयर में बटा हुआ नजर आएगा। ये दोनों कंपोनेंट अलग अलग डिस्टिंक्ट लेयर में नजर आएंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग लेयर में बटा हुआ नजर आएगा। तो ऐसे कंपोजिशंस का जो मिक्सचर है उसको आप क्या बोलिएगा, सस्पेंशन। जो आपको पूरी तरह से सेक भी कर दिए ना, और हिला डुला दिया तो थोड़े समय के लिए तो डिसॉल्व कर गया, लेकिन फिर मैं स्टेशनरी कंडीशन में रखा तो एक लिक्विड का लेयर ऊपर और सॉलिड का लेयर नीचे, तो ये आपको नजर आता है, तो वो सस्पेंशन कहलाता है, जिसमें डिस्टिंक्ट लेयर नजर आए, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट नजर आए। यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट नजर आए। चलिए मैं ये चीज समझ लिया कि ये क्या होगा। इसका एग्जांपल, गुड एग्जांपल होगा जैसे कफ सिरप हो गया, मड्डी वाटर हो गया, कीचड़ का पानी, मडी वाटर हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन। तो ऐसे सस्पेंशन जो आपने लिया है मिक्सचर, वो सस्पेंशन को क्या बोलेंगे, कंप्लीटली हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कंप्लीटली हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहां पर एक छोटा सा चीज हम लोग लिख लें कि यदि साइज ऑफ पार्टिकल्स इज लेस देन 10 to the power minus 10 मीटर, तो फिर ये ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा, ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसका एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया जैसे सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन H2O, सुगर
इन H2O। क्लियर है? यदि आपने लिया, ये कंप्लीटली होमोजेनियस मिक्सचर होगा जैसे आपने लिख दिया पहले भी। यदि साइज ऑफ पार्टिकल्स 10⁻⁻10 मीटर से बड़ा हो लेकिन 10⁻⁻7 मीटर से छोटा हो, तो फिर जिनके पार्टिकल के साइज इन दोनों के बीच का रेंज का है तो वो क्या कहलाएगा? सस्पेंशन, सॉरी कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जिसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मिल्क लिया, क्लाउड, फॉग, etc। मिल्क, क्लाउड, फॉग, मिस्ट, जेमस्टोन वगैरह वगैरह। ठीक है, एक और हम लोग ले लेते हैं जिनका साइज ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 10⁻⁻7 मीटर हो, तो इसे हम सस्पेंशन के नाम से जानेंगे, सस्पेंशन। तो मैं ये चल रहा था कि सस्पेंशन, जिसका एग्जांपल मडी वाटर या कफ सिरप लेते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से यहां पे आ रहा हूं कि जो भी डिफरेंट टाइप के जो मिक्सचर्स थे उसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया कि एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक दिखने में होमोजेनियस होता है बट रियली हेट्रोजीनियस होता है, और दूसरा कंप्लीटली हेट्रोजीनियस होता है। तो उनके पार्टिकल के साइज के आधार पर हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने है, आप थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। आप चलिए, तो इरेज कर दूं। ओके, अब हम लोग आते हैं जो डेफिनेशन है उसके बारे में थोड़ा समझें। और एक चीज और, मैं आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन से इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, पहले मैं इंटरेक्शन से कैटेगराइज कर दूं, तब मैं फिर एक एक करके डेफिनेशंस बताऊंगा और उसके बाद में आगे टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे। चलिए, हमने कोई भी दो कंपोनेंट का मिक्सचर तैयार किया। ठीक है, दो कंपोनेंट का मिक्सचर तैयार किया, ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट, ए एंड बी से मिल करके ए बी एंड ए बी का कोई मिक्सचर तैयार हुआ। ठीक है, यह मिक्सचर है। यह एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट, ये बी कंपोनेंट, एक कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट। बाद में डिस्कस करेंगे कौन सॉलिड है कौन सॉल्वेंट है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब थोड़ा एनर्जी से इसको कैटेगराइज करें। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को हमने, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन किसे कहते हैं ये भी आप लोग को पता होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन amongst the molecules। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन amongst the molecules, that is intermolecular interaction, जो एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। तो अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है इसमें, रिपल्सिव फोर्स भी होता है। तो चलो, मैं इनका इंटरेक्शन की बात किया तो एनर्जी मैंने लिया EAA, जिसको मैं बोला एनर्जी ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ ए, और यहां पर मैंने लिखा है BB, जिसको मैं बोलूंगा एनर्जी ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ B। और मैं यहां पर एक चीज और लिख रहा हूं AB, क्योंकि यहां भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये मिक्सचर के मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वेदर इट इज होमोजीनियस, वेदर इट इज हेट्रोजीनियस, वेदर सीम्स टू बी होमोजीनियस बट रियली हेट्रोजीनियस, वी डोंट नो, बट इनमें से ये तो मिक्सचर ही है ना। तो मिक्सचर का ये मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन होगा, मिक्सचर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में इंटरेक्शन क्या है, ए एंड बी टाइप के जो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्टेड टुगेदर है, तो वो क्या है, तो उस इंटरेक्शन का एनर्जी क्या होगा, तो मैंने EAB लिया है। तो एनर्जी ऑफ
प्योर कंपोनेंट, एनर्जी ऑफ प्योर कंपोनेंट, एनर्जी ऑफ मिक्सचर लिख लो, एनर्जी ऑफ, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एनर्जी ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट, एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो यहां पर मुझे देखो सबसे आसान सा चीज आपको समझना है। कभी कभी हमारे देखो नीट के एग्जाम में मैंने देखा है, और खास करके मेन लेवल का जब पहले ट्रिपल ई हुआ करता था तो उसमें भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो इस तरह के रिलेशंस आ जाते हैं नीट में और आईआईटी मेन में। तो कैसे हम लोग को समझना पड़ता है कि ये रिलेशन क्या आता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। इसमें पूछता है कि यदि EAA प्लस EBB जब आपको मिला देंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा EAA प्लस EBB। मिलाने के बाद हम लोग को क्या दिख रहा है, EAB। यदि मैं इनकी एनर्जीज को ले लूं और इनकी एनर्जीज को ले लूं, द इंट्रैक्शन अमंग्स्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपोनेंट एंड इंट्रैक्शन अमंग्स्ट द मॉलिक्यूल्स ऑफ बी कंपोनेंट्स का जो एनर्जी हमको मिल रहा है, दोनों का एनर्जी को जोड़ें तो वो जो इंट्रैक्शन अमंग्स्ट द ए बी मॉलिक्यूल्स दिख रहे थे उनके द्वारा जो एनर्जी प्राप्त हुआ है वो एनर्जी बराबर होगा। तो मैं कहूंगा कि ये ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन सॉल्यूशन का रियल डिफिनेशन ट्रू सॉल्यूशन हम लोग बोलते हैं, नेम देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या डिफिनेशन है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट ट्रू सॉल्यूशन इसको बोलेंगे। दूसरा आप लोग के दिमाग में लेना है कि यदि ए के बीच का इंटरेक्शन से जो प्राप्त एनर्जी है और बी के मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो इंटरेक्शन प्राप्त हुआ है उनकी जो एनर्जीज है वो यदि ठीक है, वो यदि ग्रेटर देन EAB नजर आता है तो फिर आप समझ लेना कि वो सस्पेंशन के मॉलिक्यूल्स होंगे। सस्पेंशन जिसको मैंने एग्जांपल के रूप में लिया था मडी वाटर एक्सेट्रा, मडी वाटर हो गया, आप ले लो कफ सिरप वगैरह वगैरह। तीसरा, यदि आपका इंटरेक्शन AA एंड BB के बीच का इंटरेक्शन से जो प्राप्त एनर्जीज हैं, इन एनर्जीज का सम हम निकालें और वो लेस देन जो मॉलिक्यूल्स नजर आ रहा है मिक्सचर का, उनके इंटरेक्शन से जो एनर्जी प्राप्त है वो कम है, तो फिर हम कहेंगे इसे कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन। तो चलो भाई, मैंने दो तरीके से मिक्सचर को डिस्टिंग्विश किया, एक बाय नेचर कि होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस, और दूसरा कि ये एनर्जीज को रिलेटेड कैसे ये डिस्टिंग्विश्ड हुआ। तो प्योर कंपोनेंट ऑफ ए का जो एनर्जी एंड बी कंपोनेंट का एनर्जीज को जोड़ देंगे तो यदि मॉलिक्यूल्स ऑफ जो मिक्सचर हैं उनके जो एनर्जीज प्राप्त हैं वो बराबर आता है तो फिर ट्रू सॉल्यूशन कहलाएगा। यदि ए एंड बी का समेशन एनर्जीज का ग्रेटर होगा ए बी के एनर्जी से तो फिर सस्पेंशन कहलाएगा, और ए एंड बी का समेशन यदि हमें एनर्जीज का समेशन लें और वो लेस देन ए बी के मॉलिक्यूल्स के एनर्जी से हो तो वो कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। राइट, चलो, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा जितना भी टाइप का जो मिक्सचर था, होमोजीनियस टाइप का मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, seems to be homogeneous mixture but really it is heterogeneous and completely heterogeneous mixture, जिसको मैंने बताया था कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो ट्रू सॉल्यूशन होता है और दिखने में होमोजेनियस लगे लेकिन वो रियली में हेटेरोजेनियस, वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, और कंप्लीटली जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है उसे हम सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में डिस्कस कर लिया। मैं थोड़े से टाइम कमी के कारण मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आपको अपग्रेड करूँगा, जो ट्रू सॉल्यूशन के जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, और जो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इवन वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होगा मेरा वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में, कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये जो कि कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड है, जिसे आप लोगों ने थोड़ा 11th में भी पढ़ा होगा।
लेकिन 11th में मोल कॉन्सेप्ट में आपने थोड़ा ही पढ़ा होगा, यहाँ पर हम लोग विशेष रूप से उसका ब्रॉड रूप में समझना है, क्योंकि कहा जाता है ना कि 11th थोड़ा टफ पड़ जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो 10 से जस्ट 11 में आते हैं, लेकिन 12 में वो काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि उनका जब पढ़ा हुआ रहता है तो 12 में आसान हो जाता है। लेकिन मैं आपको ऐसा फीलिंग नहीं आने दूंगा, आपको 12 में भी लगेगा कि मैं 11 के वो टॉपिक को ही पढ़ रहा हूँ जो मैंने छोड़ चुका है, ठीक है। इसलिए आप इसके लिए थोड़ा ज़्यादा आप स्कैर नहीं होंगे, आप भयभीत नहीं होंगे। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर वीडियो को आप जरूर वॉच करेंगे। आई होप सो दैट यू विल वॉच माई वीडियो। और कैसा लगा आप इसके बारे में थोड़ा सा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालेंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करेंगे, इवन जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस डाउट्स को आप ज़रूर अपडेट करेंगे। और कुछ जो डिस्क्रिप्शंस में मेरे आपके नीचे दिखते रहेंगे, डिस्क्रिप्शंस में मैं आपको दे दूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में क्या टॉपिक आने वाला है, वो भी आपको मिलता चला जाएगा। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा लास्टली कि आप खुश रहो, बिंदास रहो और एकदम जी भर के एंटरटेन करो, पढ़ाई को मजे में लो, बोरिंग मत समझना। केमिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, मेन एंड एडवांस्ड का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, ठीक है, या ऑल काइंड ऑफ एस्पायरेंट्स के लिए आपको बोरिंग नहीं फील होना है, ठीक है, बोर नहीं होना है, ये आप दिमाग में ले लेना। हाँ, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा भी पैनिक सिचुएशन चल रहा है कोरोना काल को लेकर के, कोविड को लेकर के, आप लोग थोड़ा सा अपने घर पे सुरक्षित रहें, मास्क वियर जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस टुडे। एंड एक चीज़ मैं लास्ट जाते जाते मैं बोलना चाहूँगा सभी बच्चों से कि मेरे इस वीडियो चैनल्स को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर माई वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।